24 पूरा गया, निकले नहीं, अक्टूबर पूरा जाने वाला है। इसका मतलब लगभग 3 साल से बच्चे वेट में हैं कि कब पेपर हम भर पाएंगे, सीईटी कब हम पेपर देंगे। 2022 का सीईटी में जो लोग थोड़े से सीरियस होकर पढ़ रहे थे वो लोग थे जिन्होंने 20 का, 21 का, 22 का संघर्ष देखा। लेकिन 22 के संघर्ष के टाइम पर जो बच्चे नए नए 12वीं करके निकले थे उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस थी नहीं। अब ये 2-3 साल जब बीत गए कि 22 में उन्होंने अनदेखा कर दिया, 23 गया, 24, तब फील हुआ कि पढ़ लेना चाहिए। तो सीईटी सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, ज्वलंत मुद्दा है हरियाणा में। और इसीलिए ये पॉजिटिव साइन है बेटा। देखो कितनी अच्छी बात है, लोग नशे से हटके पढ़ाई की तरफ चलेंगे। कितनी अच्छी बात है कि लोग गलत चीज़ों से हटके पढ़ाई की तरफ चलेंगे। अगर इस टाइम ये पेपर वाली बातें ना होती तो अपने आप को तुम सोचो, मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं वो जवान बच्चे हैं, रील्स में टाइम खराब कर रहे होते। और अगर अब देखें तो मैक्सिमम बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कितने ही बच्चे हैं, मैं अपने सेंटर में देखती हूँ, सुबह आ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग और शाम को जब दिन ढल जाता है ना बिल्कुल, तब अपने अपने कोई साइकिल पर, कोई अपना जो है ई रिक्शा पकड़ के या कोई अपनी बाइक पर अपने घर जाते हैं। दिन ढलने के बाद पूरा दिन वो बैठ के अपना यहीं खाना लाए, यहीं पढ़े, थोड़ी देर आराम किया, दोस्तों के साथ आधा घंटा बैठे, फिर दोबारा से पढ़ने में लग गए। बेटा आपकी नीड डिसाइड करती है कि आपके अंदर मोटिवेशन की आग कितनी जलेगी। किसी के कहने से कोई नहीं पढ़ सकता। मेरा कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ मैं, कोई नहीं पढ़ेगा जब तक कि उसको दिखे ना कि मुझे पढ़ना है। और हरियाणा के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इच्छा है सरकारी नौकरी की। मैंने कल से कहा था, पहली क्लास स्टार्ट हो गई थी सीईटी को टारगेट करके, जो पेपर में आने की उम्मीद है वो सारे क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं होगा बेटा, जैसे जो टॉपिक पढ़ाऊंगी ना उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर दूंगी ताकि आप लोगों को एक एक, लिखा तो एक शब्द है, कल मैंने सिर्फ 5 नाम पढ़ाए थे लेकिन उन 5 से जुड़ी बहुत सारी बातें मैंने बताई थी। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का। मैं अभी आने से पहले क्लास में देख रही थी 55,000 प्लस लोगों ने उसको एक दिन में देख लिया। बहुत 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 सारा शुक्रिया। एक टीचर के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना कि उसकी क्लास को कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिनको नापसंद आई होगी क्लास, लेकिन मेजॉरिटी ने क्लास को पसंद किया। मेरे लिए ये होता है ना एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यार इतने लोग देख रहे हैं तो फिर और अच्छा पढ़ाया जाए, फर्क पड़ता है इस चीज़ का। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा जज्बे के साथ, क्योंकि अब ये है कि हाँ पढ़ना ही है। अब तो ये रणभूमि है पढ़ाई की, इसमें लड़के और जीतना ही हमारा लास्ट मोटो है। तो सीईटी की तैयारी शुरू करते हैं। आज क्लास नंबर 2 है। मैं डेली आधा घंटा इस तरह की क्लासेस लूंगी, इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो जिसका इंटरेस्ट हो, जिसको सीखना हो, वो आगे बढ़ सकता है। कल हमने ये 4 नाम यहाँ से पढ़े थे और एक ये महात्मा गांधी का सेवाग्राम। हमने पढ़ा था कि 5 आश्रम महात्मा गांधी के नाम के साथ हमें याद रखने हैं। फिनिक्स फार्म, टोल्स्टॉय फार्म, अफ्रीका में, यहाँ वापस आने से पहले यानी 1915 से पहले बना दिए। यहाँ आते ही कोचरब आश्रम 15 में, फिर 17 में साबरमती कह लो, साबरमती कह लो, हरिजन कह लो, सत्याग्रह आश्रम। वहाँ प्रतिज्ञा करके निकले थे कि भारत की आज़ादी के बाद लौटूंगा। आज़ादी तो मिली नहीं, 1930 में वो त्याग दिया था जब 78 लोग पीछे पीछे चले थे। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था एक नया आश्रम बनाया था, सेवाग्राम आश्रम, महाराष्ट्र में 1935-36 में उस पर काम चला था। ठीक है, आज आगे पढ़ते हैं। पावापुरी नाम की एक जगह है, मल्ल 16 महाजनपद के बारे में अगर आप जानते हो, नहीं जानते तो सुन लीजिए। एक किताब है बौद्धों की, जो बुद्धिस्ट है ना, इनकी नाम है अंगुत्तर निकाय। एक पार्ट है वो अंगुत्तर निकाय। उस निकाय में, उस बुक में 16 महाजनपदों की जानकारी है जिसमें मल्ल का नाम भी आता है। तो मल्ल एक इलाका था, वहाँ पावापुरी नाम की जगह थी, वहीं पर कुशीनगर नाम की भी जगह थी। ये दोनों जगह जो है ना, ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, जब भी पढ़ेंगे आप इसको तो इनके नाम के साथ ही आएगा। पावापुरी में या पावा में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। तो महावीर स्वामी जो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जितने घंटे होते हैं उतने ही तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन? जो लाइफ की प्रॉब्लम्स में जब कोई इंसान फंस जाए तो उसको कैसे जिंदगी में आगे निकलना है, यानी कहते हैं भव सागर, भाई जिंदगी एक भव सागर है, तैर कर कैसे पार करना है, जो आपको जिंदगी जीने की कला सिखाए, जो आपको जिंदगी में ऐसा मोटिवेटेड रखे कि आप जब प्रॉब्लम्स में ही फंसे, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे जो बाहर निकाल ले, तीर्थंकर। कर मतलब हाथ पकड़ के बाहर निकालना, तीर्थंकर। तो लाइफ की भव सागर में से बाहर निकालने वाले 24 लोगों को अपना तीर्थंकर मानते हैं जैनी। और इसमें 23वें और 24वें का इतिहास में नाम है। काशी के राजा के बेटे थे, एक जो वज्जी था यहाँ के राजा के बेटे थे, इसकी एक छोटे गणराज्य के। इसका मतलब इनके बारे में किताबों में लिखा हुआ है। जो बाकी 22 थे उनके बारे में क्लियर कहीं नहीं लिखा है, तो कुछ लोग कहते हैं वो अनऐतिहासिक हैं। हाँ, लिखा है हमारे सनातन धर्म के वैदिक काल के टाइम पर। एक का बताया विष्णु
का अवतार और एक को बताया भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है आज, सिर्फ एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, इनकी डेथ हुई थी पावा नाम की जगह, मोक्ष की प्राप्ति, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आपने देखा होगा, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। लुम्बिनी नाम की जगह आज लुम्बिनी वन जिसे कहते हैं, ये रुम्मनदेई नेपाल में पड़ता है और ये अपने नाना के घर इनकी माताजी जब जा रही थी तब इनका जन्म हो गया था एक आम्र कुंज में। तो लुम्बिनी लिखें, रुम्मनदेई लिखें, नेपाल के तराई का इलाका लिखें, बात एक ही है। यहाँ जन्म स्थल है किसका? महात्मा बुद्ध का। तब ये सिद्धार्थ के रूप में थे, एक बच्चे के रूप में। मक्का, सबने सुना होगा, मक्का मदीना, हज यात्रा, सऊदी अरब, ये इस्लाम धर्म के जितने लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये मानते हैं कि इनके जीवन में अगर हज की यात्रा हो जाए, मक्का मदीना की यात्रा हो जाए, और अभी दिमाग से मेरा नाम निकल गया, एक फेमस मस्जिद है वहाँ, काबा, काबा, तो कहते हैं कि काबा के दर्शन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। हज यात्रा आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो ये जो मक्का है ना, मक्का और मदीना दो जगह है। मक्का में इनके इस्लाम धर्म के जो शुरुआती, जिनकी वजह से इस्लाम धर्म आया, जिनको कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब, उन्हीं की तो देन है ये इस्लाम, जो कम्युनिटी, जो धर्म है, जो कम्युनिटी मुस्लिम है अपना, जैसे हम भाई भगवान राम को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को, ऐसे वो मोहम्मद साहब को मानते हैं। तो मोहम्मद साहब की लाइफ के दो इंपॉर्टेंट जगह है, एक मक्का, एक मदीना। मक्का में उनका जन्म हुआ था, मदीना वो लंबे समय अपने मक्का में रहने के बाद मदीना चले गए थे। और जब वो मदीना गए थे तो उनकी वहाँ जाने की यात्रा में एक नया साल की शुरुआत हुई थी, एक नए संवत की शुरुआत हुई थी, जिसे कहा जाता है हिजरी संवत। एग्जाम में आ जाएगा हिजरी संवत कब माना गया, तो 600, पहले इनके बारे में जान लो, ये 570 में पैदा हुए थे, 570 में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का, 570 एडी, और इनकी डेथ हुई थी 632 में। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हो 62 ईयर्स तक ये जिंदा रहे, और इन्हीं के कारण आज धरती पर इस्लाम धर्म है। तो ये जन्मे थे मक्का में, जो ये लिखा है ना मक्का, यहाँ इनका जन्म हुआ, और इनकी डेथ हुई थी मदीना में। तो मक्का और मदीना दो शहर हो गए, इनके बीच में लगभग 400-450 किलोमीटर का फासला है। जैसे मैं कह दूं हरियाणा से कोई हरिद्वार के 2 चक्कर काट ले, या कोई हरियाणा से हरिद्वार जाए और आ जाए, इतनी दूर, इतना डिस्टेंस है मक्का और मदीना के बीच में। जब ये मदीना गए थे यहाँ से ट्रेवल करके, तो एक संवत शुरू हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, हिजरी संवत, और अपनी डेथ से 10-11 साल पहले ही ये वहां गए थे। तो 622-23 एडी में ये हिजरी संवत गिना जाता है, 622 में। ठीक है, 22-23 लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे हम सेशन लिखते हैं 2024-25 ऐसे ही। तो 622 या 23 में से जो मिले उसको टिक कर देना। इनकी डेथ से 10 साल पहले मक्का में जन्मे, मदीना में डेथ हुई, मक्का से मदीना का सफर किया, और जब वहां गए तो वो साल कहलाया हिजरी संवत। चलिए वापस आते हैं। पोरबंदर, बच्चे बच्चे को पता है महात्मा गांधी की जन्म स्थली है पोरबंदर। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जहाँ इनका जन्म हुआ था ना, उस घर के पास कीर्ति मंदिर बना रखा है, एक तरह का म्यूजियम डेवलप कर दिया। और महात्मा गांधी क्योंकि देश की आन बान शान सबसे बड़े लीडर है, मास लीडर हैं, इनकी टक्कर में कभी कोई लीडर तब भी नहीं था, अब तो क्या ही होगा, अब तो लीडर के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। वो जो इनका पुश्तैनी मकान था ना, वो लेके और उसको म्यूजियम के रूप में, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी की जो यूज़ के सामान थे, जो ये इस्तेमाल करते थे, वो रखे हुए हैं। कुछ वहाँ बुक्स आपको मिल जाएंगी, और कोई भी आदमी वहाँ जाके घूम सकता है, क्योंकि म्यूजियम है, एक टिकट देना होता है। वो सब शीशे में जड़ के रखते हैं ताकि लोग उसको खराब ना करें, गैलरीज बना देते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो पोरबंदर महात्मा गांधी से संबंधित। जेरूसलम, ईसा मसीह, ईसा मसीह यानी नया धर्म, जैसे अभी वो पढ़ा आपने अपना ये क्या नाम था इसका, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब। ऐसे ही ईसा मसीह, क्रिश्चियनिटी, जिसके कारण यूरोप में जो सबसे बड़ा धर्म है, यूरोप के पूरे उस बेल्ट में मैक्सिमम लोग, बहुत सारे, अगर आप इसको समझें मैप वाइज, तो यूरोप की मेजर बेल्ट मानती है क्रिश्चियनिटी को, ईसा मसीह को। और यूरोप और सऊदी अरब की तरफ का ये जो बीच का पूरा हिस्सा है ना, ये लगभग सारे देश मानते हैं इस्लाम धर्म को। तो इस्लाम धर्म और ईसा मसीह की क्रिश्चियनिटी, जिसको हम ईसाई कहते हैं, तो ईसाई और इस्लाम, इनके बीच में इतने भयंकर युद्ध हुए, इतने भयंकर युद्ध हुए, 8 धर्म युद्ध हुए थे। बहुत लंबे समय तक इनके कलेश, इनकी लड़ाइयाँ चलते रहे, जिन्हें क्रूसेड कहा गया। क्रूसेड, तो क्रूसेड एग्जाम में आ जाए क्या है, तो ये धर्म युद्ध थे। किस किस के बीच थे ये ईसाइयों के और इस्लाम धर्म वालों के बीच में थे। फाइनली ईसाई जो कम्युनिटी थी उस तरफ की ऊपर वाली यूरोप, इन्होंने ये फील किया कि इतना
लड़के निकलेगा क्या, इससे बढ़िया ग्रोथ पे काम करते हैं। और तब जाके 8 धर्म युद्धों, 8वें के बाद इनका अंत हुआ। तो मक्का मदीना के बाद हम पढ़ रहे हैं ईसा मसीह, इनका जन्म हुआ था बेथलेहम नाम की जगह, बेथलेहम। अभी 25 दिसंबर आएगा ना, सेंटा क्लॉज बच्चे वो मनाते हैं, बड़ा दिन जिसको कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं हम लोग। तो ये इनका जन्म हुआ था बेटा ईसा मसीह का, कहाँ पर, बेथलेहम नाम के शहर में। बेथलेहम जो एरिया है उसी के बिल्कुल पास 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर में पड़ता है इज़राइल की राजधानी। अब आप इज़राइल और फिलिस्तीन तो आप जब तब सुनते ही रहते हैं, गाजा पट्टी पर वो संघर्ष मारकाट कितने सालों से कलेश चल रहा है, बहुत भयानक कलेश। तो वो इज़राइल फिलिस्तीन, जो इज़राइल है ना, इसकी राजधानी है जेरूसलम, इसको पवित्र भूमि भी कहते हैं। और इसी के बिल्कुल पास में स्थित है बेथलेहम, जहाँ किसका बर्थ हुआ था, ईसा मसीह का। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों इनके जन्मस्थल आ गए, और ये इनका जन्मस्थल, वो उनकी तो खैर मोक्ष की है, ये चारों के जन्मस्थल हैं। ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए थे, जेरूसलम के पास बेथलेहम में, पवित्र भूमि कहलाता है जेरूसलम। आज जेरूसलम क्या है, अगर आप सर्च करेंगे तो ये इज़राइल की कैपिटल है। इसके बाद गांधी पोरबंदर मैंने बता दिया। शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ज़्यादा बड़ा नामी गिरामी, जिसे कह सकते हैं शोहरत जिनके हाथ में थी, और जिनके की जैसे ना बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि भाई गलती से कोई एक परिवार में बहुत काबिल निकल गया, खानदानी रूप से नॉर्मल थे, अमूमन 90% लोग ऐसे ही होते हैं कि भैया नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, फिर एक कोई लड़का या लड़की अजूबा करता है, फिर नॉर्मल नॉर्मल, फिर कोई एक अजूबा, अमूमन आम परिवारों में ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जेनेटिकली यहाँ से भी तेज़ होते हैं, और उनके अंदर वैल्यू सिस्टम भी बढ़िया, क्योंकि घर परिवार में पिछली पुश्तों ने बहुत अच्छा सिस्टम अपना सेट किया होता है। इसमें कहीं ना कहीं पैसे का भी योगदान होता है, बिना पैसे के पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। टैगोर का खानदान, सुभाष चंद्र बोस का खानदान अगर देखें तो ये पैसे वाले थे सब। इनफैक्ट भगत सिंह का बैकग्राउंड भी स्ट्रांग था, गरीबी नहीं थी घर में। महात्मा गांधी रिच परिवार से थे, इनके पिताजी पोरबंदर में अच्छी पोस्ट पर थे, दीवान। नेहरू काफ़ी रिच परिवार से थे। तो इससे क्या पता चला कि जो लोग फ्री होकर देश के लिए काम कर पाते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं रोटी की चिंता नहीं होती। क्योंकि जिसको रोटी की चिंता होगी, ठीक है वो देश से प्यार कर सकता है, देशभक्त हो सकता है, मर भी सकता है देश के लिए, लेकिन बेटा दिमाग से फ्री अगर होगा इंसान, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके दिमाग में थोड़ा सा एक स्तर होता है चीज़ों को समझने का, सोचने का, वो ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाएगा। इसलिए जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हुए ना, उनमें से 99% का बैकग्राउंड आप देखना वो वेल ऑफ थे। उनके दिमाग में ये बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मेरा परिवार भूख से तड़प रहा होगा, क्योंकि जहाँ परिवार तड़पेगा वहाँ आदमी का मन पसीजेगा, और फिर वो सोचेगा यार देश बाद में, पहले अपने बीवी बच्चे हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप हैं, मैं खुद हूँ, तभी तो देश आएगा ना। अब उस चीज़ को फील कर सकते हैं वो जो उस कंडीशन से गुजरे हों। इनकी बात करें अगर, खानदानी बहुत 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 ज़्यादा रिश्ते। रविंद्रनाथ टैगोर से पहले हम जो बात कर लेते हैं वो हम बात करते हैं इनकी फैमिली, क्योंकि 10th क्लास में NCERT में इनके दादा की पिक्चर बनी हुई है। अब 2024 की NCERT में रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी की फोटो है, तो कुछ तो होगा इनकी फैमिली में। रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया में रिकॉर्ड है इनके नाम, और इंडिया क्या वर्ल्ड में 3 रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें नोबेल मिला था, फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज। नोबेल मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल, क्योंकि उसी दिन अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के थे उनकी डेथ हुई थी। स्वीडन में ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सिर्फ एक पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बढ़ता है, मतलब वो दिया जाता है पीस वाला, शांति वाला। 6 फील्ड में ये दिए जाते हैं, और ये 6 फील्ड याद करने का तरीका, क्योंकि अब मिलेंगे ये 10 दिसंबर को, तो ये करंट अफेयर्स में पूछ लेंगे। ये हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी साइंस के तीनों। बायो प्लस मेडिसिन है, इकट्ठे कर देना, बायो प्लस मेडिसिन। इसके अलावा एक आर्ट्स का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स। एक शांति फैलाने वालों को, पीस, और एक अच्छी किताबें लिखने वालों को, लिटरेचर। ये सब जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। बायोलॉजी, मेडिसिन, दवाइयाँ ना हो तो इंसान की लाइफ बहुत टफ होगी। जो बीमार हैं उनसे पूछ के देखो, जिसको BP की दवाई लेनी पड़ती है, शुगर की लेनी पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल की लेनी पड़ती है, तो उनसे पूछो दवाई कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है आप हेल्दी हैं, भगवान करे आपको ना लेनी पड़े, लेकिन दवाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान है बेटा, जिसकी लाइफ लंबी 20-20 साल तक बढ़ जाती है अगर टाइम पे उसको ठीक दवाइयाँ मिल जाएं। तो इस फील्ड में जो काम करेगा, उसने मानवता के लिए काम किया, उसको देंगे। केमिस्ट्री, केमिकल्स का तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारा इस्तेमाल है।
हमारे घरों में ही बहुत सारी चीज़ों में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। फिजिक्स, रोज के नियम, ये पंखा, ये एसी, ये कूलर, सब फिजिक्स के नियमों पर ही तो आधारित हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पूरी धरती पर इकोनॉमिक्स की समझ अगर नहीं होगी, इकोनॉमिक्स पे काम नहीं किया जाएगा, तो ये पैसे का फ्लो, बैंकिंग सिस्टम या जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, ये कैसे समझ में आएगी। ऐसे ही पीस, दुनिया कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, लेकिन फाइनली हर इंसान को सुकून चाहिए, शांति चाहिए। कभी कभी देश आपस में लड़ पड़ते हैं, जैसे मैंने इजराइल फिलिस्तीन का नाम दिया, गाजा पट्टी पर कितना बुरा हाल, अभी हम बात करें यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया, सबके सामने थी वो चीज़ें, अभी तो हार्डली 1.5-2 साल पुरानी बात है। तो जो लोग पीस फैलाते हैं, शांति फैलाते हैं, वो कोई एक इंसान भी हो सकता है, जैसे मदर टेरेसा टाइप के लोग, या फिर कोई वो संस्था भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनको। और लिटरेचर, क्योंकि किताबें एक गहना है। इंसान गहने ऊपर से तन पे सज सकता है, पर अगर यहाँ से खोखला है, खाली है, तो वो गहने वेस्ट हैं। ये जो गहने सजे जाते हैं ना, ये यहाँ की कीमत इन गहनों से ज्यादा है। तो लिटरेचर के लिए अच्छा काम करे कोई इंसान, अच्छी किताबें लिखे, अच्छा साहित्य लिखे, अच्छी पोएम्स लिखे, तो दुनिया में कितना कुछ छोड़ के चला जाएगा। अब रविन्द्रनाथ टैगोर तो चले गए, नेहरू चले गए, गांधी चले गए, भगत सिंह चले गए, लेकिन आज भी हम किताबें पढ़ते हैं, और कितनी फेमस किताबें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, अभी बात करेंगे उनके बारे में भी। तो ये नोबेल जो प्राइज है, कोई तुमसे पूछे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है, कितने फील्ड्स में है, 6 क्षेत्रों में, 3 साइंस के हैं, 1 आर्ट्स का, 2 शांति और अच्छी किताबें लिटरेचर। हम प्राउड से कहते हैं इंडिया किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है जिसमें हमें नोबेल ना मिला हो। हमने हर एक फील्ड का नोबेल ले लिया, यानी 6 के 6 फील्ड का नोबेल हमें मिल चुका। सबसे पहला जो मिला था वो मिला था फर्स्ट इंडियन टैगोर को, और टैगोर का संबंध लिटरेचर से था। इन्होंने कविताओं का संग्रह है, इनका नाम है गीतांजलि, कविताएं लिखी थी, उन कविताओं के लिए इनको लिटरेचर का नोबेल मिला था। तो 1913 में पहला नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन हुए। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट एशियन भी हैं जिन्हें नोबेल मिला। ये कितने प्राउड की बात है। एशिया में चाइना भी तो आता है, ठीक है, आज चाइना दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका और रशिया कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में इसके सामने कमजोर दिखने लग गए हैं। चाइना एग्रीकल्चर में बहुत ग्रोथ कर गया, चाइना ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा की, चाइना ने अपने यहाँ पर वेपन्स की क्वालिटी पे बहुत काम किया, और अपने टेक्नोलॉजी पे, आईटी सेक्टर पे बहुत काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक जैसे अर्थ दिखाई गई है और एक ड्रैगन दिखाया, मुंह ड्रैगन का है, पीछे उसकी बॉडी दीवार जैसी बना दी, ईंट ईंट ईंट। वो क्या दिखाया गया है कि चीन की दीवार यानी चाइना एक ड्रैगन के रूप में पूरी धरती को निगल जाएगा। चाइना बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। चाइना ने अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम किया, उसने अपनी एजुकेशन में स्किल को इनकलकेट किया, स्किल डेवलपमेंट पे बचपन से काम किया, जो बच्चे छोटे होते हैं। उसने अपने यहाँ खेलों पे बहुत काम किया, उसने अपनी जनसंख्या को ना बोझ नहीं माना, उसने अपनी जनसंख्या को रिसोर्स बना दिया। हम लोग चाइना और हमारी यात्रा एक साथ स्टार्ट हुई थी। हम 47 में ब्रिटेन से आज़ाद हुए, उसने 49 में अपना जो पुराने देशों का जो एक वर्चस्व वहाँ था ना, गुलाम नहीं था वो, लेकिन उनका व्यापार और इस सब में बड़ा एक था इंटरफेरेंस था। तो उसने 49 में ये क्लियर कट कर दिया कि भाई अब मैं अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से चलाऊंगा। स्टार्टिंग उसकी भी गरीबी और परेशानी और बदहाली से हुई थी, पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन थी चाइना की, लेकिन चाइना 70s में संभल गया और चाइना ने 70s में कहा कि मैं एजुकेशन पे और खेती पे और अपने इंडस्ट्रीज पे काम करूंगा। और इसने बेटा अपने ना जैसे मजबूत ताकतवर स्तंभ बना लिए, जिन पे इसकी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड गति से ये लगा लो आगे बढ़ने वाली व्यवस्थाओं में से है। चाइना के कंपटीशन में आना बहुत बड़ा चैलेंज है। आज चाइना अमेरिका को तकनीक में बहुत सारी चीज़ों में पीछे छोड़ गया और अब ये दुनिया के लिए एक संकट है कि चाइना से आगे कैसे निकला जाए, या चाइना जो है पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा जमा ले। आज कब्जा वैसा नहीं होगा पुराने टाइम वाला, लेकिन आज कब्जा हो सकता है कि आपके मार्केट में बिकने वाला मैक्सिमम सामान विदेशी हो। तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्रीज तो ठप हो गई, आपकी इंडस्ट्रीज बैठ गई। आप अपने घर से एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर में जो टीवी है या तो सोनी का है या सैमसंग का है या LG का, तीनों विदेशी कंपनी है, चाइना की नहीं है। भाई जापान की, कोरिया की, कहीं की हो, लेकिन है तो विदेशी। उन कंपनियों ने वो सामान बनाया, आपके देश में बेचा, आपने लिया और उसके बदले पैसा उस देश को दिया। तो हम सब, मैं इसमें आपको
टारगेट नहीं कर रही, हम भी खुद भी, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है। आपके घर में फ्रिज है तो एलजी का मिलेगा या इसी तरह की किसी कंपनी का, विदेशी कंपनी है। हमारे घर के मैक्सिमम सामान जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है विदेशी हैं, चाहे आपकी वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपके घर में वो अवन हो, या फिर आपका टीवी लैपटॉप कुछ भी देख लीजिए। इसका मतलब पूरी दुनिया में तकनीक के स्तर पर कुछ देशों ने कब्जा कर लिया। वापस चलते हैं, फर्स्ट एशियन वो लोग नहीं ले पाए, वो एशियन है। जापान भी एशिया में पड़ता है, तकनीक में एक टाइम पर नंबर 1 था, आज तो खैर चाइना है। जापान और चाइना नहीं है फर्स्ट एशियन, हम हैं फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल मिला 1913 में। और इसके अलावा ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिसे नोबेल मिला। पहले यूरोपियन ना अपने आप को लिटरेचर, वो मानते थे पढ़ाई लिखाई हमारे ही लेवल का काम है, ये बाकी लोग तो ऐरे गहरे नत्थू कह रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नहीं, बहुत सारे लोग हमसे बेहतर भी लिख सकते हैं। और हमारे लिए प्राउड की बात है कि पहला नॉन यूरोपियन जिसको लिटरेचर का प्राइज मिला वो हमारे देश का था। यानी यूरोप ने अपने से बाहर अगर किसी में बुद्धिमानी लिटरेचर के लेवल की पहली बार 1913 में, तो वो हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर। तो टैगोर के ये 3 रिकॉर्ड हैं, फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज, फर्स्ट एशियन हु गॉट नोबेल प्राइज, और तीसरा फर्स्ट नॉन यूरोपियन, यानी पहला गैर यूरोपीय, पहला एशियाई और पहला भारतीय। ठीक है, अब ये सब इतना अगर है तो क्या किताब का नाम तो पता ही है हमें, कौन सी किताब थी वो? गीतांजलि। गीतांजलि क्या है? कविताओं का संग्रह, पोएम्स है बेटा इसमें। मैंने एक बार इसकी एक पोएम गाई थी, मुझे उसकी 2 लाइन भी याद आती है, मैं बहुत बार बताती भी हूँ। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ओह माई गॉड टेक माई कंट्री अवे, कुछ इस तरह की लाइन्स थी उसकी। इसका मतलब था एक ऐसी जगह मेरे देश को ले चलो हे प्रभु जहाँ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ दिमाग में कोई डर ना हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ हम अपना सर इज्जत के साथ ऊपर करके जिंदगी की राह में चल सके। तो ऐसी ओजता से भरी हुई कविताएं जब उन्होंने लिखी थी, ओज रस जिसमें था, तो वो बहुत पसंद की गई थी और फिर ये पहले इंडियन बने। ठीक है, अब टैगोर के बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि शांति निकेतन का जिक्र आएगा। इनके पिताजी थे द्वारिका, ये D.N. टैगोर, D.N. टैगोर, नाम है देवेंद्र, वो रविंद्र, ये देवेंद्र, पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ ने एक सभा बनाई थी, उसको नाम दिया था तत्वबोधिनी सभा, और उसी सभा की एक मैगजीन निकलती थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी। मैं क्यों बता रही हूँ ये? क्योंकि यही वो मैगजीन है जिसमें पहली बार हमारा राष्ट्रगान छपा था। तब तक तो वो राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन अधिनायक जय हे, लेकिन वो छपा कहाँ? उनके फादर की मैगजीन थी तत्वबोधिनी पत्रिका। इसमें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर का जो आगे चल के हमारा राष्ट्रगान बना, जिसकी भाषा कौन सी है? राष्ट्रगान की भाषा 1 नंबर में कहीं मिल जाएगा, तो राष्ट्रगान बेटा हमारा बंगाली भाषा में लिखा गया है, बांग्ला या बंगाली, लेकिन उसमें कुछ शब्द संस्कृत के भी इस्तेमाल किए गए हैं। पहली प्रेफरेंस अगर मिले संस्कृत अलग बंगाली, तो बंगाली पहली प्रेफरेंस है। इसी को उल्टा कर देते हैं। हमारा एक नेशनल सॉन्ग है जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम, ये किस भाषा में है? वंदे मातरम हमारा लिखा गया है, उल्टा कर दो संस्कृत में। उसमें कुछ शब्द बंगाली भी हैं, कुछ शब्द बांग्ला भाषा के भी हैं। बंगाली बांग्ला बंगाली एक ही बात है। ठीक है, तो ये उल्टा रिलेशन याद कर लेना। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, जो ये शब्द लिखते हैं ना, इन सब में हलंत आता है, और हलंत की भाषा संस्कृत है, तो दोनों को उल्टा याद कर लो। जनगण मन बांग्ला भाषा प्लस संस्कृत भाषा, और वंदे मातरम संस्कृत प्लस बांग्ला। ये किसने लिखा है? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनके फादर की मैगजीन में छपा। तो फादर भी इंपॉर्टेंट आदमी होंगे। इनके दादा की अगर बात करें, आज 10वीं क्लास में उनकी पिक्चर छपी हुई है। कितने साल से 10वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि बड़े आदमी थे। नाम था द्वारिका नाथ ठाकुर या द्वारिका नाथ टैगोर, कुछ भी कह लो। ये उस जमाने के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे आज अंबानी हैं। तो इमेजिन करो उस जमाने के इंडस्ट्रियलिस्ट होना कितनी बड़ी बात थी। ये मैं बातें कर रही हूँ बेटा 17वीं 18वीं शताब्दी की। तब अगर हम इमेजिन करें, हमारे भी तो परदादा की कोई पीढ़ी रही होंगी ना, कितने साधारण रहे होंगे, शायद कुछ भी ज़्यादा समझ ना रही हो, पढ़ाई लिखाई का उस टाइम पे था ही नहीं इतना कल्चर। ये लोग इतने पढ़े लिखे थे उस ज़माने में कि ये कविताएँ लिखते थे, सभाएँ बनाते थे, मैगजीन्स निकालते थे। और इनके दादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में
इंडस्ट्रियलिस्ट बनना इतना आसान काम नहीं रहा होगा। अंग्रेज तो इंडस्ट्रियलिस्ट को वैसे ही खत्म कर देते, पर ये खानदानी बहुत ज्यादा, एक होता है ना रईस परिवार, पढ़ा लिखा, जिसका नाम होता है, जिसमें बहुत लोगों ने काम किया होता है। एक आदमी काम करता है तो परिवार बहुत लंबा नहीं चल पाता। एग्जाम्पल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो उनकी फैमिली में बहुत लंबे टाइम तक काम करने वाले लोग नहीं थे। सबसे बड़ा नाम उनका, और फिर उनके बाद उनके एक बेटे का था जिसका नाम था संभाजी महाराज, लेकिन उनके बराबरी पर कोई नहीं था। जहां फैमिली में एक अकेला होता है ना बेटा, उसका फैमिली ट्री बड़ा नहीं बन पाता। फिर उसके काम धाम को पेशवाओं ने संभाला था। लेकिन अगर इनको देखे तो ये तो खानदानी बहुत ज्यादा, 3 पीढ़ी तो मैंने आपको बता दी। एक और नाम बताती हूँ, भारत माता की पहली पेंटिंग क्लास 10th में है, ये पहली पेंटिंग भी दिखाई हुई है और उसके राइटर का नाम भी। जो चीजें 10वीं 12वीं तक लिखी है ना एनसीईआरटी में, पेपर में बन सकती हैं वो, तो पूछ लेंगे भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत माता की पहली तस्वीर, तो आपको टिक करके आना है अवनींद्र नाथ टैगोर। अब ये कौन है अवनींद्रनाथ टैगोर? ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। 1905 में जब पूरे देश में बंग भंग हुआ था, बंगाल विभाजन, तब स्वदेशी स्वराज 1906 में ये डिमांड्स आई थी ना, उस टाइम पे भारत माता को एक तस्वीर के माध्यम से पहली बार पोर्ट्रे किया था। कुछ लोग कहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने उससे पहले कर दिया था, लेकिन वो फेमस नहीं था। फेमस जो हुआ ना, जिसको हम भारत माता, एक ऐसे औरत की तस्वीर बनाई बड़ी सी और उसको केसरिया रंग की साड़ी पहनाई। केसरिया रंग ताकत का, आज भी तो हमारे झंडे का सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया है, और उसके 4 हाथ बना दिए, यानी ताकत का प्रतीक। भारत माँ है, भारत माँ के रूप में। आप जानते हैं इसके पीछे भी एक चैप्टर है क्लास 10th में, कि माँ ही क्यों कहते हैं देशों को। देश की तस्वीर बनाते हैं तो आदमी क्यों नहीं बनाते? देश की तस्वीर में हमेशा औरत क्यों बनाते हैं? सिर्फ हम नहीं, जर्मनी ने भी जर्मेनिया बनाई थी और फ्रांस ने मेरियाना बनाई थी। तो ये औरतें क्यों बनाई जाती हैं? इसके पीछे का लॉजिक था। ये लॉजिक लिखा हुआ है 10th क्लास की एनसीईआरटी में, कि औरत और माँ, खासकर माँ के रूप में ज्यादा लगाव फील करता है एक बच्चा, जब वो छोटा है तब भी, और जब वो जवान है तब भी, और जब वो बड़ी एज में है तब भी, क्योंकि माँ से ज्यादा प्यारा लगता नहीं कोई भी। तो देश को अगर माँ के रूप में पोर्ट्रे करेंगे तो हर कोई उसको ये फील करेगा मुझे इसकी रक्षा करनी है। आप देखना, एक 5-6 साल का बच्चा हो और मान लो एकदम से कोई उसको दिखता है कि माँ जहाँ खाना बना रही है वहाँ सांप आ गया और वो सांप से परिचित है, तो तुरंत माँ को बचाने के लिए भागेगा। अगर कभी प्रॉब्लम आती है ना, तो एक छोटा बच्चा हमेशा माँ के पास भागता है, पहले अपने आप को बचाने के लिए, बाद में उसको माँ की चिंता होती है कि मतलब मेरी माँ को दिक्कत ना हो। फादर को बचाने की कोशिश बच्चा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि फादर स्ट्रांग है, बचा लेंगे अपने आप को। तो इसलिए देश को हमेशा माँ या औरत के रूप में पोर्ट्रे किया गया। तो हमारी भारत माता आज तुम्हारे दिमाग में आती है एक बहुत मतलब एक अच्छी सी लेडी, जिसने पूरा तिरंगे के कपड़े पहने हुए हो और उनके हाथ में त्रिशूल हो और शेर। तो हमारे दिमाग में एक बहुत ताकतवर, कमजोर नहीं, एक ताकतवर औरत, और वो तिरंगे में लिपटी हुई, तो इसको हम कहते हैं भारत माता। लेकिन वो नहीं बनाई थी उन्होंने, वो जो उन्होंने बनाई थी वो एक औरत थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी उसके। उस जमाने में कौन चप्पल पहनता होगा बेटा? ऑरेंज कलर की एक साड़ी और 4 हाथ, यानी ताकत का प्रतीक थी। तो पहली भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये भतीजे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। अब सोचो रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी फैमिली कितनी पढ़ी लिखी और काबिल है। और इन्हीं लोगों ने शांति निकेतन, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, उस जमाने में बोलपुर के पास सस्ती जमीनें मिलती थी, हर जगह ही सस्ती थी, उन्होंने बहुत बड़ी जमीन खरीद ली। आगे जाकर उसी जमीन पर शांति निकेतन बना, यानी एक ऐसी जगह जहाँ शांति मिलती हो। और उसी जगह पर अपने फादर की ली हुई प्रॉपर्टी में ही एक यूनिवर्सिटी बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब नोबेल का पैसा मिला था। तो 1913 में नोबेल का पैसा मिला, उससे पहले वो छोटा मोटा स्कूल चलाते थे, लेकिन वो फेमस नहीं था, पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाते थे, प्रकृतिवादी थे। आगे जाके उन्होंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, और आज उस यूनिवर्सिटी में बेटा पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते हैं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसका नाम आता है इंदिरा गांधी, इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर के पिताजी ने उनका एडमिशन वहां कराया था कि सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी। भाई पीएम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? सबसे बेस्ट में ना, पीएम खुद पढ़ने, जब ये नेहरू थे 16 साल में पढ़ने गए थे लंदन, लेकिन अपनी बेटी को यहाँ एडमिशन दिलाया कि नहीं, ये इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। तो सोचो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, आज तक चल रही है एज इट इज बहुत। और हमारा संविधान लिखने वाले, जिनकी राइटिंग है ना संविधान में, और जिन्होंने वो कलाकारी की है, पेंटिंग्स चारों तरफ बनाई हुई हैं, ड्राइंग्स बनाई हैं, वो दोनों का आप पढ़ेंगे तो उनका संबंध आपको शांति निकेतन से मिलेगा। इसका मतलब शांति निकेतन में आर्टिस्ट तैयार होते हैं, शांति निकेतन में लीडर्स तैयार होते हैं, शांति निकेतन में बेहतरीन व्यक्तित्व के लोगों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने ये बहुत सारी चीजें जान ली। अब आगे बढ़ते हैं। किसी एक शब्द में अगर
सिर्फ शब्द का रट्टा मारोगे ना, सोचोगे इसको याद करना है, तो फिर फंसोगे। वो तो शांति निकेतन के बारे में 10 सेट बनाएगा तो 10 क्वेश्चन डाल देगा। भाई शांति निकेतन किसके पास है? बोलपुर के पास है, कलकत्ता में। और किसने बसाया था? तो रविंद्र के पिताजी ने, देवेंद्र ने। और इंडस्ट्रियलिस्ट कौन था फेमस? तो इनके पिताजी द्वारिका। और वो भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई? तो अवनींद्र ने। कौन अवनींद्र? रविन्द्रनाथ टैगोर का भतीजा। 1905 की वो पेंटिंग फेमस है। जनगण मन किस भाषा में है? बांग्ला में। कुछ शब्द हैं संस्कृत के। और वंदे मातरम किस में है? संस्कृत में। कुछ शब्द हैं बांग्ला के। ठीक है बेटा, तो ये चीजें रटनी नहीं है, इनको समझ लेना। समझोगे तो तुम्हें फायदा होगा। चलो, पोरबंदर हुआ, जेरूसलम हुआ, टैगोर हो गया। अगला है आनंद भवन, जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। पिताजी बहुत अमीर थे, मोतीलाल नेहरू। बेटा सिर्फ 16 साल का था, उस जमाने में पढ़ने लंदन चला गया। आज भी लंदन जाना किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है, पढ़ने जाना, यानी 4-5 साल वहां रहना, खाना पीना खर्चा। और उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं थे कि बेटे से पूछ लें बेटा ठीक है कि नहीं है। पानी का जहाज पकड़ के कई कई दिन लगते होंगे, और फिर वहां से बेटा आएगा नहीं आएगा क्या पता। लेकिन इन्होंने अपने बेटे को, मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वहां भेजा। और बड़ा सा घर था इनका। बाद में इन्होंने नया घर बनाया। उस पहले आनंद भवन जो घर था ना, उसको छोड़ दिया, नया बनाया, उसका नाम रखा आनंद भवन, दूसरे घर का भी। और पहले वाला कहा कि घर तो बढ़िया था ही, अच्छा था, रईस थे ही, तो कहा कि ये घर छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें सारा सामान, किताबें, भाई वो बेड वेड सब वहीं छोड़ दिया, गद्दे वगैरह। और कहा ये मैंने अपनी बिहाफ पर कांग्रेस को एक तरह से कार्यालय के रूप में यूज करने के लिए दान कर दिया। हर कोई कुछ भी दान कर सकता था। तो कांग्रेस को अपना पुराना घर, वो अच्छा था, पुराना खराब नहीं था, वो दे दिया। और नाम बदल के कर दिया स्वराज भवन, कि खुद का राज। फिर वहां संगोष्ठियां होती, इकट्ठे 20-20, 30-30, 50-50 लोग बैठते, नौकर चाकर, वहीं चाय पे गोष्ठी चल रही है, प्लानिंग्स बन रही हैं, देश की आज़ादी की कार्यक्रम लिखे जा रहे हैं, सारी चीजें वहां प्लान होती। तो स्वराज भवन किसका घर था पहले? मोतीलाल नेहरू का। फिर मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया? आनंद भवन। 1900 ये घटना मान लो जब नेहरू के जन्म और इंदिरा के जन्म के हेर फेर, मतलब इस बीच में ये इसी में रहे, इंदिरा यहीं पली बड़ी थी, आनंद भवन में ही इनका बचपन बीता था। और आज अगर देखें तो आनंद भवन एक म्यूजियम है, कोई भी वहाँ जा सकता है घूमने, तो वहाँ उनकी लाइफ की अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जब हमारे पीएम बन गए ना नेहरू, तो आनंद भवन में नहीं रहे, फिर राजधानी में आ गए। राजधानी कहाँ? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में पीएम हाउस था, जिसका नाम है तीन मूर्ति भवन। तीन मूर्ति भवन में ना एंट्री गेट पर 3 मूर्तियां लगी हैं अलग अलग लोगों की, वो गांधी नेहरू पटेल की नहीं है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा तीन मूर्ति भवन। आप उसमें थोड़ा अंदर जाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए तो सच में घूमने लायक है। वहां पर नेहरू तारामंडल है, पूरा आपको ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड सब समझ में आता है। एक शो दिखाते हैं वो, और ऐसा फील होता है कि हम स्पेस में चले गए हैं। फिर उसके पीछे उनका घर था जहां पहले पीएम रहे, उनके वो सोफे, वो कुर्सियां, वो मेज जिसपे वो पढ़ते थे, वो लैंप, वो किताबें, उनका वो बेड जहां उन्होंने आखिरी सांस ली 1964 में, इंदिरा गांधी का रूम, उनकी टेबल, सब चीजें वहीं एज इट इज हैं। लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते, आपको व्यू दिखता है। वो कमरा इस शेप में है कि आपको सब कुछ दिखता है। बाहर शीशा, मतलब ऐसे ना कमरे के अंदर आप एंट्री करते हैं, लेकिन फिर शीशे की ऐसी एक वो लेयर लगा दी पूरी, तो आपको विजिबल तो है लेकिन आप टच नहीं कर सकते। तो आप देख पाते हैं कि यार ये लोग ऐसे ही नहीं देश को चला रहे थे, बहुत ज्ञान रहा होगा। पूरे के पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी है इनके घरों में। जिस रूम में ये सोते थे ना भाई, शयन कक्ष, वहां भी लैंप, टेबल, उस जमाने में स्टडी टेबल होना कितनी बड़ी बात थी। तब देखें तो आपके मेरे घर में क्या रहा होगा, हमारे पूर्वजों के घर में क्या रहा होगा उस टाइम पे स्टडी टेबल। तो नॉलेज के बिना बेटा कुछ नहीं होता। ठीक है, आज कोई भी कुछ भी कहे, ठीक है कांग्रेस अब उतना काम नहीं करी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पार्टियां खराब होती हैं तो लोग भी खराब होते हैं। नेहरू ने अपने टाइम पे काम किया, इंदिरा ने अपने टाइम पे काम किया, और विकास के लिए कहीं ना कहीं बड़ा योगदान इनिशियल स्टेज पे बहुत महत्व रखता था। ठीक है, चलो ये सारा हमने पढ़ लिया। तो सेवाग्राम आश्रम गांधी का है, पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, इनकी डेथ हुई, लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ, नेपाल के रुमनदेही में, मक्का में इनका जन्म हुआ, मक्का से मदीना गए तो हिजरी संवत स्टार्ट हुआ, सऊदी अरब में पढ़ते हैं, 2 अलग अलग शहर हैं, और पोरबंदर में हमारे गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी जो हैं 1915 में 22 साल बाद लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से। जेरूसलम पवित्र भूमि है, ईसा मसीह का जन्म इसके पास हुआ था, बेथलेहम नाम के शहर में, ये इजराइल की कैपिटल है आज की डेट में। शांति निकेतन एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी टैगोर के पिताजी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने, इन्होंने वहां यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो शांति निकेतन बेसिकली इनके पिताजी की ली हुई जमीन है, और इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है विश्व भारती। तो VB
वीबी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। पैसा कहाँ से आया? नोबेल मिला था, ढेर पैसा, वैसे भी रिच थे ये, लेकिन बीच में एक बार इनके हालात इतने खराब हुए थे बेटा, लाइफ देखो कैसे आपका वो लेती है, टेस्ट लेती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ऐसा टाइम भी आया था, इनकी पत्नी के गहने बिक गए थे, इनका बेटा मर गया था, वो ऐसा खराब दौर था इनकी लाइफ का, लेकिन फिर आगे जाके इनकी जिंदगी में दोबारा से एक होता है ना चढ़ाव की स्थिति, वो आई, फिर ये फेमस हुए, फिर इनके पास पैसा आया, इनको नोबेल मिला, और फिर इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बना दी। ठीक है, और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, आनंद भवन, एक स्वराज भवन, एक आनंद भवन। आनंद भवन म्यूजियम है, स्वराज भवन उस जमाने में कांग्रेस को काम करने के लिए दिया, आज तो म्यूजियम के रूप में ही है। यहीं पे पंडित नेहरू का जन्म हुआ और इंदिरा का बचपन भी इसी घर में बीता। बाद में वो चले गए दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में। तीन मूर्ति भवन पूरी तरह से नेहरू की स्मृति दिलाता था, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, उसके पीछे ढेरों एकड़ जमीन थी, बहुत बड़े बड़े घर थे बेटा ये, मतलब कई एकड़ में, तो मोदी जी ने क्या किया उसमें, उसके पीछे पूरा एक म्यूजियम टाइप डेवलप कराया, जिसमें जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उन सबकी लाइफ से जुड़ी जानकारियां हैं। कभी घूमने जाओगे तो पूरी नॉलेज आपको वहां मिलेगी। वहां आपको शास्त्री जी, इंदिरा गांधी या चौधरी चरण सिंह जी, जितने वीपी सिंह या राजीव गांधी, जितने लोग बने, उन सब की लाइफ के बारे में मेन मेन इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ ना विजुअल्स चलते रहते हैं, पिक्चर्स, और बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स के थ्रू चीज़ें समझाई गई हैं, तो एक अच्छी समझ पैदा होती है। तो मोदी जी का भी नाम आ गया ना उसमें, क्योंकि मोदी जी भी तो प्रधानमंत्री हैं। चलिए आज इतनी ही बातचीत करते हैं। बेटा ये जो कोई पूछ रहा है कि क्या सिर्फ सीईटी के लिए, ये हर जगह काम आएगा। नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, ये तुम्हें DSSB में हेल्प कर देगा, सीईटी में हेल्प कर देगा, एस्टेट में हेल्प कर देगा, क्या पता कहाँ क्या क्वेश्चन आ जाए। जितना पढ़ाऊंगी बहुत काम का होगा, कुछ भी वेस्ट में पढ़ाऊंगी नहीं। और एक एक आदमी से जुड़ी ये सारी घटनाएं एग्जाम में कभी ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई ही आई हैं, तभी मैं बता रही हूँ इतना। ठीक है, चलो एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको लास्ट में दे दूं। ICS कोचिंग एप्लीकेशन पर एक बहुत बड़ा मेगा ऑफर आने वाला है, दिवाली ऑफर। इस ऑफर में 3 दिन तक ये ऑफर चलेगा। जैसे 17 को एक दिन चला तो बहुत लोग परेशान हुए, तो इसको 3 दिन तक चलाएंगे, और ये चलेगा 28, 29 और 30। इन 3 दिनों में बहुत बड़ा एक बच्चों के पास ऑप्शन रहेगा, 1500 रुपीज़ में वो पूरे 1 ईयर की क्लासेस ले सकते हैं। ये क्लासेस लाइव रहेंगी, प्लस आप इनको लाइव ना देख पाएँ तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चलेंगी आपकी। तो लाइव क्लास डेली चलेंगी, अगले दिन वो रिकॉर्डेड में चली जाएगी। इसमें जिस बच्चे को पढ़ना हो पूरे 1 साल, यानी अगले साल के अक्टूबर तक, इस बीच में जितने एग्जाम्स आएंगे, जितने भी एग्जाम्स आएंगे, उन सब की तैयारी आपके साथ साथ हो सकती है। इसको लेने में ये तो है ही है, इसका सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जितने कोर्सेज इन 3 दिनों तक हमारे चल रहे हैं वो सब इसके साथ फ्री मिलेंगे। इसके साथ क्या क्या मिलेगा? CET का बैच, जो CET है वो अभी चल रहा है, और जो CET सिर्फ CET लेना चाहता हो उसकी फी महज 500 रुपये रखी गई है। वो जिसको सिर्फ CET पढ़ना है कि मुझे 2-2.5 महीने ही पढ़ना है, इसके साथ ये मुफ्त है ये वाला। इसके अलावा HTET का बैच, जो टीचिंग का बैच है, ये अलग से 400 का है, वो इसके साथ फ्री है। मेरी हिस्ट्री की दोनों बैचेस, मॉडर्न मैंने पढ़ा दिया, एंशिएंट में पढ़ा रही हूँ, ये दोनों बैचेस इसके साथ इंक्लूड हैं। इसके अलावा SSC का, GD का और RRB NTPC का, ये बैचेस भी इसके साथ ही इंक्लूडेड हैं। तो ये सब जब अलग अलग लेते हैं तो इन सब की अलग अलग फ़ी है। CET की 500, HTET की 400, मेरे बैचेस की 250, SSC GD की 500 है शायद, और इसकी भी। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी 1500 में। ये मौका एक बार मिलेगा दोबारा 28, 29, 30 को। तो इस फी में ये पूरे साल की प्लस ये सब उस दिन तक जो जो बैचेस होंगे वो सब उसके साथ फ्री होंगे, इंक्लूड होंगे उसमें। ठीक है, जिसकी इच्छा हो पढ़ने की और जिसको लगता हो कि ये आने वाला साल नौकरियों की भरमार लेकर आएगा, खासकर हरियाणा में तो बेटा एक तरह से ना वो होता है ना कि वो खुल गया पिटारा। एक बार CET हुआ फिर हर डिपार्टमेंट की नौकरियां आएंगी, जितनी भी भाई क्लरिकल की हैं, पटवारी की जितनी भी हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में जगह तो हमेशा होती है। जगह कैसे बन जाती है? 25,000 तो लगा ली, अब कैसे बनेगी? क्योंकि बेटा हर साल रिटायरमेंट होती हैं सरकारी संस्थान में, हर साल बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, तो उनके काम कौन करेगा? इसीलिए हर साल नौकरियां निकालनी पड़ती हैं। बहुत सालों से सरकार जो नौकरियां नहीं लगा रही थी, लेकिन फिर देखो ठेके पर लोग लगाने पड़ते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग नाकाबिल होते हैं, काम नहीं होता, गड़बड़ियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो आदमी सरकारी पक्की नौकरी पे, उसकी जिम्मेदारी भी तो है ना, फाइल पे एक गलत सिग्नेचर उसकी नौकरी को खा जाते हैं, इसलिए आदमी ज्यादा जिम्मेदारी से काम कर पाता है। ठीक है, अगर किसी को इनसे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो मैं नंबर्स दे देती हूँ, 705
626-0000। ये 1500 वाला ऑफर अभी नहीं आया है, मैंने डेट बता दी, 28, 29, 30 को आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा नंबर है 98-1296-96। एक नंबर है 90-5368-6800। इन नंबर पे आप सीईटी का, अगर आपका इंटरेस्ट है बैच लेने का, जिसकी फ़ी महज 500 रुपये है, अगर टारगेट सिर्फ सीईटी तक ही है, आपने पहले बहुत पढ़ाई करके सिर्फ रिवाइज करना है, तो फिर सीईटी भी बेस्ट है बेटा। लेकिन जिसने तैयारी ही नहीं की है और जिसको लगता है पहली बार ही पढ़ना है, सबसे बेस्ट होता है ना, सबसे बेस्ट कि अगर आपके पास कोचिंग सेंटर की ब्रांच है तो आप वहाँ जाओ। कोचिंग सेंटर में जाके ना बेटा एक माहौल क्रिएट होता है अपने आप। एक चीज़ होती है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, वो फील होता है जब बड़ी क्लास भरी होती है ना, दिखता है सब पढ़ रहे हैं, तब फिर आपका मन भटकेगा ही नहीं। जब आप अकेले पढ़ते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बच्चा जहाँ भी बैठ के पढ़ता है उसका ध्यान बार बार भटकता है, बार बार वो फ़ोन भी चेक करेगा, कभी वो रील्स देखने लग जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ आधा घंटा 1 घंटे बाद उसको याद आता है कि मुझे पढ़ना भी था। तो वहाँ ना क्लास में अटेंटिव रहता है बच्चा, उसके मन में रहता है कि यार सब पढ़ रहे हैं, सब लोग बैठे हुए, मैं क्यों क्लास बंक करूँ। वो जो कंपटीशन की भावना है ना, प्रतिस्पर्धा, वो वहाँ पैदा होती है। तो सबसे बेस्ट है कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ना। फिलहाल हम लोग आईसीएस में स्पेशल बैच चला रहे हैं सीईटी का, और सीईटी में मैंने आज से हरियाणा जीके पढ़ाना शुरू कर दिया। आज बेसिक बातें की थी कि हरियाणा क्यों बना, कैसे बना, क्या कुछ इसके पास है। अब इसको फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे, 2-2.5 महीने इस पर बिल्कुल जी जान लगा देंगे, ताकि जो फ्रेशर बच्चा है जिसको सच में नहीं पता कि हरियाणा कैसे बना, क्यों बना, क्या ज़रूरत थी। अब इस टाइम पे मार्केट में ना 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो जो 2022 के सीईटी में कम नंबर वाले थे, 55 वाले, 56 वाले, 58 वाले, 62 वाले, 60 वाले, अब उनको तो पेपर देना है। उन लोगों की तैयारी आधी आधी सी थी, पूरी नहीं थी, तो उन्होंने कुछ कुछ तो पढ़ा हुआ था, लेकिन इतना अच्छा नहीं पढ़ा था कि टॉपर्स में आ पाते। कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो 2-3 साल से रुके हुए बच्चे हैं, जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं सीईटी का, उनके लिए ये सब अब अजूबा है, क्योंकि उन लोगों ने कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। तो अब 2 तरह के बच्चे हैं। अब आपकी कैटेगरी कौन सी है ये आप डिसाइड कीजिए। अगर आप पहली बार सीईटी देने जा रहे हैं तो फिर आपको बेसिक से सारा तैयार करना चाहिए। अगर आपने पहले पेपर दे रखा है तो बेसिक से ऊपर के लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए, जैसी जिसकी ज़रूरत उसको वो पढ़ना चाहिए। अब जिसने पहले बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, वो क्यों ही याद करेगा कि 22 जिले कब कब बने, कौन कौन से बने, उसने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज़ और याद दिला दूं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को मार देता है। जो लोग पिछली बार रह गए, पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारी गलती है, गलती है तभी हम रह गए, हम 4 गुना में नहीं आ पाए। जो लोग हैं ना जो कह रहे थे कि 4 गुना को खत्म करे, भैया ये नीति है सरकार की, वो 4 गुना रखें, 7 गुना रखें, 10 गुना रखें, वो उनके ऊपर है। तुम और मैं पॉलिसी मेकर नहीं हैं, हम बस अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, मानना ना मानना उनकी मर्जी। आप सरकार से मनवा थोड़ी ना सकते हैं जबरदस्ती से। हाँ, आप अपनी बात को, भाई हमारे पास लोकतांत्रिक ताकत है ज्यादा, कहते हैं ना सरों की संख्या कीमत रखती है, हम ये बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनली डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो लोग वो हैं कि भैया हम तो बस पास पास हो जाएंगे, फिर वो उम्मीद ना रखे, अगले साल फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। फॉर्म वो भर पाएगा जो टॉपर्स में होगा। तो अपने आप को कोशिश करो पढ़ के, बेटा सब पढ़ेंगे भी नहीं, इतने महान कहाँ हैं लोग कि सब पढ़ लें, पढ़ाई टफ लगती है लोगों को। तो अपने आप को ज्यादा ये मत समझना कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं। अगर बहुत बड़े होते तो 25,000 में तुम्हारा नंबर आ गया होता। अगर फेल हो गए हो, रह गए हो, एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारा नहीं हुआ, और अब फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे। हाँ, हम जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। तो ये 2 तरह के बच्चे हैं, ठीक है। कोचिंग सेंटर में अगर जा सकते हो तो ये बेस्ट है। यहाँ हमारा बैच चल रहा है सुबह 9 बजे से 4 बजे का। और मैं आपको, आज मैं बाहर गई थी मार्केट, मैंने देखा कुछ बच्चे शाम को निकल रहे थे जब मैं मार्केट गई थी कुछ काम से, तो उन लोगों के निकलने का टाइम लगभग 6 बजे के आसपास था। अब सोचो वो लोग सुबह आ गए और वो बीच में अपना थोड़ा ब्रेक लेके शाम तक पढ़े। अब जिसको कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, वो क्लास के बाद कर सकता है कोई भी बैठकर। इतनी सुविधा हम अपनी लगभग ब्रांचेस पर दे रहे हैं। कोई बच्चा रुकना चाहे तो शाम को 6-7 बजे तक ओपन रखना ब्रांच को। गरीब बच्चा जिसके घर में माहौल नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, अलग रूम नहीं है, स्टडी टेबल नहीं है, वो यहाँ बैठ के आराम से आसानी से पढ़ सकता है। पर उतना जज्बा सब में होता नहीं है, ये रियलिटी है। हाँ, जिसमें है वो निकाल लेगा। ये बेटा सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास आसपास कहीं ब्रांच है तो आप यहाँ पहुँच के पढ़ सकते हैं, ठीक है। 25,000 बच्चों ने जैसे अपनी किस्मत खुद मेहनत करके बदल ली ना, ऐसे मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। रोज मैं क्लास लूंगी 8 से 8:30, 8:40 तक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ क्लास में कवर कराऊंगी ताकि तुम्हारे सिलेक्शन में जो बिल्कुल ही गरीब है, कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ कुछ सीख ले। एक प्रॉब्लम और आएगी इस टाइम पर, कुछ बच्चे इतना भटकेंगे कि वो जगह 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 पूरे दिन फोन देखते रहेंगे। बेटा इस फोन को लिमिट में देखना, चाहे वो मेरी क्लास ही क्यों ना हो। अनलिमिटेड चीजों को देखोगे ना कई कई घंटे, बात नहीं बनेगी। फाइनली तुम लोगों को किताब पढ़नी पड़ेगी।
टीचर सिर्फ एक रास्ता आसान बना सकता है, चलना बच्चे को ही पड़ता है, और वो रास्ता जो है ना वो किताब के थ्रू होकर जाएगा, तो किताब पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी है। ठीक, चलो बाकी अब कल मिलते हैं। मैंने आपको नंबर्स दे दिए, अपना एप्लीकेशन बता दिया, ICS कोचिंग ऐप। इन 3 तारीख पर इस पे बहुत बड़ा मेगा ऑफर आ रहा है दिवाली पर, और इसमें 1500 में पूरे अगले साल जितने पेपर होंगे, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम रहे, चाहे वो हरियाणा में सचिव भर्ती हो, ग्राम सचिव या क्लर्क भर्ती हो, या ग्रुप डी भर्ती हो, या कुछ भी हरियाणा में भर्ती हो, उन सब भर्तियों में अक्टूबर तक जितनी भी होंगी वो सब इसमें कवर हो जाएंगी। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और जितने बैचेस फिलहाल में चल रहे हैं वो सब इसके साथ फ्री हैं। तो जिन बच्चों का टारगेट अगले साल तक